हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 वन शॉर्ट वीडियो। इस पूरी वीडियो के अंदर हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और जो हमारा टर्म 2 का सिलेबस है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है, तो हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पूरी एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे, क्वेश्चंस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, और हर तरीके का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और बाद में प्रैक्टिस आपको ही करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सो व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मैं कहूँ सिंपल सी लैंग्वेज में, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी वो होती है जिसकी डिग्री 2 हो। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री बेसिकली हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 4x³ प्लस 3x² प्लस x+1, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। ठीक है। अगर मैं लिखूँ 3x² प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है यहाँ पर, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स है। अगर मैं लिखूँ 3y² प्लस 2y+1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? y है, और इसमें y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? 2 होगी। और इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। इसकी डिग्री क्या है? 3, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है? ये क्यूबिक है। क्यूबिक हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, हमें तो क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की? वो 2 है। या मैं कह दूँ डिग्री क्या है? वो 2 है। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यही डेफिनेशन है यहाँ पर, इक्वेशन हैविंग डिग्री 2, यानी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जिस इक्वेशन की 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx+c। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ पर a, b और c क्या है? a, b एंड c क्या है? हमारे कांस्टेंट है। ठीक है। और x क्या है? हमारा वेरिएबल है। ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, 2 है ना, इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है नहीं, तो हाईएस्ट क्या है? 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अभी इक्वेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा है, और इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। तो जनरल फॉर्म जो होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इसमें एक एक कंडीशन हो रहा है कि यहाँ पर a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ऐसा क्यों? अगर यहाँ पर a 0 हो गया, ठीक है, इसमें अगर a 0 हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0 × x² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0। और 0 में किसी की मल्टीप्लाई कर दो वो 0 हो गया, तो ये क्या बचा? खाली bx+c इज इक्वल टू 0। लेकिन bx+c इज इक्वल टू 0 की जो डिग्री है वो क्या है? 1 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 1 है। जब इसकी डिग्री 1 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक तो वो होती है जिसकी 2 होती है। तो ठीक है, इसलिए हम a को क्या कर सकते हैं? 0 नहीं रख सकते। ठीक है, a की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। हाँ, b और c 0 हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो इस x² से मतलब है ना, ये हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई जो मैंने बताई, सिंपल सी चीज़ कि ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0, ये क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। और जहाँ पर a क्या है? कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और a, b, c हमारे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। सो ए बी सी इज कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। ओके, सो ये एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x+6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है
एक्स। ओके, ये वेरिएबल है एक्स, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री 2 होने की वजह से मैं इसको क्या बोलूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूँगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो एक और एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है हमारा एक्स, उसकी जो पावर है वो 2 है, और हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। ठीक है, और हाईएस्ट पावर ही हमारी डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो इसकी डिग्री अगर 2 है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूँगा। ठीक है, और जनरल फॉर्म हमें याद रखनी है हमेशा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मेरे पास एक चीज़ मैं बता देता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। देखो, जो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जैसे ये इक्वेशन दी हुई है 2x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इसमें a की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 2, तो a की वैल्यू 2 हुई। ऐसे ही x का कोफिशिएंट b है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, तो b की वैल्यू 5 हुई। यहाँ पर c है, और c इज़ अ कांस्टेंट बेसिकली, तो c की वैल्यू क्या हुई, 6 हुई। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए जनरल फॉर्म से। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में ज़ीरो है तो इक्वेशन में भी राइट हैंड साइड में ज़ीरो होना चाहिए, अगर ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पर हमें ज़ीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कहूँ इसमें मुझे ए की वैल्यू बताइए, बी की वैल्यू बताइए और सी की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हुई। सिमिलरली यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो बी क्या है, बेसिकली हमारा 0 है, और सी की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ए और बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो निकालनी आनी चाहिए। फाइन, तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और मैंने बेसिक्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो सब इसमें करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार बैक करिए। ठीक है, दोबारा से देखिए और आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। मतलब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है, इफ़ इक्वेशन इज इन द जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म क्या है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मेरी इक्वेशन ये सॉल्व करने पे इस फॉर्म में आ जाती है तो मैं क्या बोल दूंगा, देन द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, अब इसमें आपके पास 4 पार्ट है। ठीक है, 4 में से मैं 2 करूँगा, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करना है, ये x है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला इज व्हाट, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो x माइनस टू होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर a की जगह क्या है, x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टूज होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ओके, यहाँ फॉर्मूला लगाया, प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस 4x है, 2x इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 6x हुआ, और 4 और 1 5, और माइनस 3 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 5 और 3 8 हुआ, इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली मेरी एक इक्वेशन आई। अब मुझे ये चेक करना है कि जो मेरी ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्या जनरलाइज फॉर्म में है, बिल्कुल है। देखो जनरलाइज फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
और देखो यहाँ ये जनरलाइज फॉर्म में है। ओके, और दूसरी चीज़ में क्या कह सकता हूँ कि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री इसकी 2 है ना, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री क्या हुई, 2। सो डिग्री 2 है इसकी, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ए क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो आप ऐसे लिख दो, या आप कह सकते हो कि मेरी जो जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ये क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, वेरीफाई verifies the general form of quadratic equation that is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is what, a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी -6 और c की वैल्यू क्या होगी 8। कैसे आई है, मैंने बेसिकली कंपेयर करा है, जैसे मैंने अभी बताया था पिछली स्लाइड में। अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो a और b c की वैल्यू ये होंगी। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला पार्ट करते हैं एक बार, ठीक है, उसको देख लेते हैं। लास्ट वाला पार्ट है फोर्थ पार्ट में बोला गया है कि x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ओके, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला, यू नो फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लगाता हूँ ए प्लस बी के होल क्यूब में, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, देखो 3 2 6, 6 इंटू एक्स 6x, 6x इंटू एक्स इज 6x स्क्वायर, नाउ 6x इंटू 2 इज 12x। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। बस मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ एक्स क्यूब से एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा, 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 और 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 8 और 4 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरी, क्या मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्म है। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, फिर 6 हो जाएगी, बी की वैल्यू 12 हो जाएगी और सी की वैल्यू भी 12 हो जाएगी। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आपको पहचाननी है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है। सेकंड पार्ट में आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है बस, थर्ड पार्ट में भी आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है और आपको चेक करना है कि इक्वेशन मेरी इस फॉर्म में आनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म। अगर इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन है तो हम बोल देंगे यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हमसे बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सिचुएशन आपको दी हुई है, ठीक है, इस सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या करना है, शो करना है। तो सिचुएशन क्या दी गई है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस पे चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से। ओके, उसके बाद है अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर कम होती तो ट्रेन 3 घंटा लेट पहुंचती। ठीक है, मान लो कोई प्लेस है यहाँ से यहाँ तक, मान लेता हूँ ये ए है और ये बी है। कोई ट्रेन ए पॉइंट से चली, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, किसी किसी स्पीड से चली, मैं कह देता हूँ उसकी जो स्पीड है वो एक्स है। स्पीड क्या है ट्रेन की, एक्स है। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमें दी हुई है 480 किलोमीटर क्वेश्चन में। ठीक है, यानी ए और बी जो पॉइंट है इनके बीच की डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस जब ट्रेन ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है तो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है और स्पीड क्या है एक्स।
उसके बाद बोला है कि अगर ट्रेन की स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम कर दे, यानी पहले ट्रेन की स्पीड x थी, अब 8 किलोमीटर कम कर दो तो x-8 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो है ट्रेन 3 घंटे लेट पहुंच रही है। यानी अगर ट्रेन पहले टी टाइम में पहुंच रही थी तो 8 किलोमीटर स्पीड कम करने पर ट्रेन कितनी देर में पहुंच रही है, 3 घंटा लेट, यानी टी प्लस थ्री घंटे में पहुंच रही है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये एक पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ से ट्रेन चली, ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्स है, ठीक है, और डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ट्रेन की स्पीड कितनी कर दी जाए, 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, यानी पहले एक्स थी तो x-8 कर दो, डिस्टेंस वही रखो 480 किलोमीटर। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल टाइम जो लग रहा था टी, वो लग रहा था कैपिटल टी। ठीक है, जब वो टाइम से चल रही थी, ठीक है, तो उसको टी टाइम में पहुंच जा रही थी वो बी पॉइंट पे। लेकिन जब वो 8 किलोमीटर कम स्पीड से चली तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे लेट, यानी अगर पहले टी लग रहा था तो अब क्या लगेगा, t+3। यही तो मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब पहले केस में, यानी इस केस में और इस केस में अलग अलग में मैं स्पीड निकालता हूँ। पहले केस में स्पीड क्या थी, x, डिस्टेंस क्या था 480, टाइम क्या था t। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ a। दूसरे केस में स्पीड क्या है, x-8, डिस्टेंस 480 ही है, टाइम कितना है t+3। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमसे बोला गया वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी मुझे इक्वेशन एक्स की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि स्पीड निकालनी है, यानी एक्स निकालना है तो एक्स की फॉर्म में मुझे इक्वेशन चाहिए। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, ए और बी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टी की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, जगह थोड़ी कम हो गई है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो बाई इक्वेशन ए से मैं कह सकता हूँ टी इज इक्वल टू वॉट, 480/x। ठीक है, टी को मैं इधर ले गया, एक्स को इधर ले आया, टी इज इक्वल टू 480/x। अब टी की वैल्यू मैं इसमें रखता हूँ, बाई इक्वेशन है टी इज इक्वल टू 480/x पुट इन बी। ठीक है, बी में रख रहा हूँ मैं टी की जगह 480/x। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे रख रहा हूँ, तो x-8 इज इक्वल टू 480/टी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 480/x प्लस। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, x-8 इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम आ जाएगा x, नीचे एक्स एलसीएम आएगा ना सबसे नीचे की तरफ, और ये 3x ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 480x। ठीक है, नीचे क्या बचा, 480 प्लस 3x, कितना बचा, मल्टीप्लाई कर दो इधर। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इधर करता हूँ मैं, तो ये आपका बचेगा 480x। ठीक है, माइनस 800, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 एंड 6 38, 3840, ये 3840 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी मैंने, उसके बाद प्लस 3x² माइनस 24x। ठीक है, यही बचा, मल्टीप्लाई किया इसकी इसमें, उसके बाद इधर है 480x। अब 480x से 480x कैंसिल, तो यहाँ बचेगी मेरी इक्वेशन 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो चाहिए थी मुझे। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर मैं इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन करूँ तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो इस तरीके से आपको करना है। अब इस क्वेश्चन में बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, इन फ्यूचर हम इनको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। अभी तक हमने इक्वेशंस सीखी कि इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद हमने इक्वेशंस को बनाना सीखा, पहचानना सीखा। अब बात करते हैं इनको सॉल्व करने का तरीका। पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो फैक्टराइजेशन मेथड मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको बताता हूँ। तो क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि आप सबसे पहले तो जो मेरा कांस्टेंट है, यानी जो बिना एक्स के टर्म है, जिसके साथ एक्स नहीं है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर वाली के साथ। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। सबसे पहले जो बिना एक्स वाली टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो 3 × 2 इज वॉट? 3 × 2 इज 6। मेरे पास एक नंबर आया 6। अब सारा काम इस 6 का है और ये मिडिल टर्म का है। हमने ये दोनों टर्म यूज़ कर लिया, इनको भूल जाओ। अब बात करते हैं इस मिडिल टर्म की और इस 6 की। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए, मैं लिखता हूँ यहाँ, दो ऐसे नंबर जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडल टर्म हो या मिडल नंबर हो, मिडल टर्म हो, और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आए जो लास्ट वाली टर्म और पहले वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आया था, और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आए जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को करने पर आया था, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने पर आया था। ये लाइन आप दिमाग में घुसा लो, यही है कॉन्सेप्ट। ये मैंने इसलिए लिखा है जिससे, हिंदी में इसलिए लिखा है जिससे क्लियर हो जाए माइंड में। यानी सबसे पहले आप लास्ट वाले नंबर टर्म जो है, जो बिना एक्स की टर्म है, उसकी मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो 6 आया। अब आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये आए, मिडल वाला नंबर आए। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में 5 है तो मैं 5 के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ कि ऐसे दो नंबर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, या ऐसे दो नंबर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडल वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आए जो हमारे कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पर आया था। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कॉपी पेन ले रखा है तो लिख लीजिए। ये है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये कहता है। ठीक है, तो मैं करता हूँ इसको। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर तो 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो देखो निकालने का तरीका क्या है कि आप इस नंबर के क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। सो 2 3 ज़ा 6, 3 1। उसके बाद जो ये नंबर है ना, इनमें आपको कॉम्बिनेशन बिठाना है अपने माइंड से। अब देखो यहाँ पर तो सिंपल बैठ है कॉम्बिनेशन 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 ऐसे नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ऐड करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो पहले आप 2x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखो, 5 को मैं क्या लिख दूँ, 2 + 3 लिख दूँ। सो माइनस एज इट इज़, ये वाला माइनस मैंने एज इट इज़ लिखा, 5 को मैंने लिखा 3 + 2। 3 + 2 या 2 + 3 कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। 3 + 2 लिख दिया, फिर ये x मैंने एज इट इज़ लिखा, फिर ये प्लस एज इट इज़ लिखा, और फिर ये 3 एज इट इज़ लिखा इक्वल टू 0। बस अब आपका काम हो गया। 2x स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई की तो -3 हो गया, और x के अंदर की तो -3x हो गया, फिर माइनस के प्लस में की तो माइनस हो गया 2x। ठीक है, +3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मैं एक एक स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करूँगा फिर मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा। अब देखो 4 टर्म आ गई, दो ये दो ये। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, x, तो x कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचा, जब x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 2x - 3। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ सकता है, -1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है, 2x - 3, और यहाँ क्या बचा, x - 1 इज इक्वल टू 0। अब व्हेन 2x - 3 इज 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी। देखो एक चीज़ और बता दो पहले, ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो जब ये 0 है, व्हेन 2x - 3 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 उधर जाएगा और 2 फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब x - 1 0 होगा तो 1 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आई। तो x की दो वैल्यूज आएंगी। देखो जितनी आज किसी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने ही उसके आंसर आएंगे, हमेशा याद रखना। इसकी डिग्री क्या है, 2। ठीक है ना, इसकी डिग्री क्या है, तो हमेशा x की दो वैल्यू आएंगी।
अगर डिग्री 3 है तो हमेशा 3 आएगी, क्योंकि हमें 3 पढ़नी नहीं है, हमें तो क्वाड्रेटिक पढ़नी है, तो हमेशा एक्स की 2 ही वैल्यू आएंगी क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आई है, एक तो आई है एक्स इज इक्वल टू 3/2, और एक आई है एक्स इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड हेल्प्स। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड को, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने हिंदी में लिखा है ना लंबा चौड़ा, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको आती है तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बस स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं वो आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगेन इसमें हमें वही फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, तो इसको मैं डायरेक्ट करूँगा। जो मैंने ये पिछली स्लाइड में लिखा था, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले लें। तो मैं इसको करता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि जो बिना x वाली टर्म है या जो कांस्टेंट है उसकी मुझे मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करनी है। सो 2 3 इज़ व्हाट, 2 इंटू 3 इज़ व्हाट 6, 2 इंटू 3 इज़ व्हाट 6। तो मुझे यहाँ पर x है, ठीक है। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो 2√6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 6 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं? तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो √6 इंटू √6 क्या होता है, 6 होता है। और √6 प्लस √6 क्या होगा, 2√6 होगा। तो √6 और √6 ऐसे नंबर हैं जिनको ऐड करने पर तो 2√6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और ऐसे ही तो नंबर चाहिए मुझे। तो सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस 2√6 की जगह √6 प्लस √6 लिख दूंगा। सो 3x² माइनस √6 प्लस √6 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ 3x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस √6 x, ओके। ऐसे ही माइनस के अंदर होगी तो माइनस √6 और ये वाला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी जो मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसको समझने में, ओके। अब देखो यहाँ पर जो मेन पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि अब हम कॉमन क्या लें, ठीक है। कॉमन तो हमें कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। दो टर्म ये हैं, दो टर्म ये हैं, इनमें से हम कॉमन क्या लें? तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर √6 है, तो मैं क्या √3 कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ से ले सकता हूँ √3 में यहाँ से कॉमन। तो मैं √3 अगर कॉमन लूँ, ओके, √3, और साथ में x भी कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा √3x अंदर माइनस यहाँ क्या बचेगा √2, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो यहाँ से मैं √2 कॉमन ले सकता हूँ, तो √2 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा √3x प्लस, सॉरी माइनस बाहर है तो माइनस बचेगा, माइनस √2 इज इक्वल टू 0। देखो कॉमन क्या लेना है आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको खुद से करने पड़ेंगे और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हमें कॉमन क्या लेना है। दैट्स ऑल अबाउट व्हाट, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अब इस पूरे इक्वेशन में से क्या कॉमन आ सकता है, √3x माइनस √2, तो √3x माइनस √2 कॉमन आया और बचा क्या √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। यानी बेसिकली हमें हमारे पास बचा क्या है, √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बचा है, ठीक है। तो ये क्या बचा √3x माइनस √2 होल स्क्वायर ना लिखने की बजाय मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर यहाँ पर जितनी x की डिग्री होगी या जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशन होंगे, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। तो एक बार इसको मैं 0 का इक्वल रखता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √2 इधर जाएगा और √3 डिवाइड में तो √2/3, और जब मैं इसको रखूँगा तो तब भी ये आएगी, ठीक है। तो मैं ऐसे ना लिख के कि x की वैल्यू √2/3 है, मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू √2/3 कोमा √2/3, क्योंकि हमेशा दो आंसर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दो आंसर क्यों आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, जितनी डिग्री उतने आंसर, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये रखनी। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या करती है, पोल्ट्री आर्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करती है एक दिन के अंदर, ठीक है, एक इंडस्ट्री है कोई सिंपल। तो वो कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स क्या करती है, एक दिन के अंदर प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट लाइन में बोला गया है इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। अब किसी पर्टिकुलर दिन पर ये ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, यानी जो एक आर्टिकल की प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कितनी है, वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, वो कितनी है, वो 3 ज़्यादा है, किससे, किससे, नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगने से जो उस दिन क्या किए गए, प्रोड्यूस किए गए या छापे गए। नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है। इस क्वेश्चन को आपको 3 से 4 बार रीड करना पड़ेगा खुद से। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, समझने की कोशिश आपको करनी है। कह रहा है कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या करती है, आर्टिकल्स छापती है। तो एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल को छापने में जो पैसे लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, वो 3 ज़्यादा हैं, किससे, उस दिन जितने आर्टिकल्स छपे उसके दुगने से, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस दिन अगर 10 आर्टिकल छपे तो 10 का दुगना क्या होगा, 20, यानी 20 से 3 ज़्यादा है क्या, एक आर्टिकल की कॉस्ट। ये मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि जो उस दिन जो आर्टिकल छपे, ठीक है, ठीक है, उस दिन जो आर्टिकल छपे वो कितने छपे, लेट आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स। मैंने माना कि एक्स आर्टिकल उस दिन छपे, ठीक है। अब इस लाइन को ध्यान से देखो कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, was 3 more than the twice the number of article produced on that day। मतलब ये जो x है इसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है एक आर्टिकल की कॉस्ट, ठीक है। अब बोला गया है नेक्स्ट लाइन में इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, यानी अगर उस दिन टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, 90 रुपीज़ की, टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ की, और उस दिन छपे कितने आर्टिकल, एक्स आर्टिकल। मैंने माना ना कि एक्स आर्टिकल उस दिन छपे और टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 90 रुपीज़ की, और ये क्या है, वन आर्टिकल की कॉस्ट है। सो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2x+3 है। क्यों है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल ये हो गया 2x, और 3 मोर देन ये हो गया। अब ये कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ऑन दैट डे है, ठीक है। और मैं ये भी तो कह सकता हूँ इफ द टोटल कॉस्ट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है ऑन दैट डे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज 90 रुपीज़, देन या लिख दो एंड द टोटल आर्टिकल्स वर एक्स, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, बताओ। समझ में आया। देखो अगर आप आप किसी आपकी कोई कंपनी है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप आर्टिकल छापते हैं उसमें, ठीक है, ठीक है, आपने पूरे दिन में 90 रुपये के आर्टिकल छापे, ठीक है, आपने पूरे दिन में 90 रुपये के आर्टिकल छापे और 10 आर्टिकल छापे, तो एक की कीमत क्या होगी, आपने पूरे दिन में 90 आर्टिकल छापे, 90 रुपये के आर्टिकल छापे और नंबर ऑफ आर्टिकल थे 10, तो एक की कीमत कितनी होगी, 90/10, 9 रुपीज़ होगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप एक दिन में 90 रुपीज़ के आर्टिकल छाप रहे हैं, ठीक है, और आर्टिकल कितने हैं, एक्स हैं, तो एक की कीमत क्या होगी, 90/x। और ये भी वही कीमत है, ये भी वही कीमत है, ये भी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ऑन दैट डे है, और ये भी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है। ईच लिख लो या वन लिख दो यहाँ पर, ईच का मतलब एक आर्टिकल ही हो गया। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है 90/x और ये भी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है 2x+3, तो इनको मैं इक्वल रख दूँ। सो 90/x इज इक्वल टू 2x+3। इतनी चीज़ समझ में आई। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ। सो 90 इज इक्वल टू 2x² + 3x।
और यहाँ से 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को सबको हटा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अब इक्वेशन आ गई है। अब इसको बेसिकली सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहले 90 की मल्टीप्लाई होगी 2 में तो 180 आया। अब मुझे 180 को ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो 3 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या है, मल्टीप्लाई करने पर 180 आए, ठीक है। तो अब ये चीज़ें क्या है, प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता ऐसे कौन से दो नंबर हैं एकदम से, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फैक्टराइज, वो क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ इसके, मतलब प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 4 5, ये हो जाएगा 3। ये तो सब सब आपको करना आता होगा, बेसिकली एलसीएम वगैरह जब लेते हैं तो यही तो करते हैं, ठीक है। तो ये आया। अब देखो मैं कैसे चेक करूंगा, पहले मैं इस 2 को ऐसे रहने दूंगा और इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको। तो 2 को मैंने ऐसे रखा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। क्या 19 और 2 ऐसे नंबर है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आएगा? नहीं आएगा। चलो अब इस 2 को भी इसमें इंक्लूड कर दो, 2 2 जा 4, इन दोनों को लो 4, और इनको, इन तीनों को लो, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। क्या 45 और 4 ऐसे नंबर हैं? समझ में आ रहा है? अब मैंने इन दोनों को लिया और इन दोनों को लिया, इनका पेयर बनाया, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। क्या 45 और 4 ऐसे नंबर है जिनको ऐड करने पर 3 आएगा? नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। तो मैं इनको भी हटा देता हूँ। अब मैं किन की पेयरिंग करता हूँ, अब मैं करता हूँ 1 मिनट, अब मैं करता हूँ 2 2 हो गया, मैं 2 के साथ इस 2 को और इस 3 को लेता हूँ। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक तो 12 आया, और 3 5 जा 15। ओके, तो यहाँ से 12 आया और यहाँ से 15 आया। क्या 15 और 12 ऐसे नंबर है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आएगा? हाँ बिल्कुल है। 15 माइनस 12 3 कर दो, और 15 इंटू 12 180 होता ही है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x² प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, बस कॉमन लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 2x प्लस 15, इन दोनों में से x कॉमन लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, -6 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया, 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। पहले इसको 0 रखता हूँ, वैन 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -15/2। लेकिन क्या x हमने क्या माना था, याद हो तो आपको, टोटल आर्टिकल, फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल। तो क्या नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे माइनस में हो सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ आप छाप सकते हो जो नेगेटिव में होती तो x की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। अब वैन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 6, यानी 6 आर्टिकल हमने क्या किए, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, 6 थे जो प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास आ गए। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे पास कितने आ गए, 6 आ गए। अब उस दिन टोटल कितने कॉस्ट हुई, 90 रुपीज़ की, यानी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 90 रुपीज़। तो एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हैं, टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ है, तो प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या होगा बताओ, 90/60 होगा। अरे आपने 6 केले खरीदे और टोटल 90 रुपये का खरीदे, तो एक केला कितने का पड़ा आपको, डिवाइड करते हो ना सीधा 15 रुपये का। तो ऐसे ही आर्टिकल में कर दो। तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है, और टोटल आर्टिकल्स कितने थे, 6 थे, ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट चलते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा। अब बात करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में पहला स्टेप ये है, टेक x² कोफिशिएंट कॉमन, x² के कोफिशिएंट को कॉमन ले लो, यहाँ से ले लेते हैं। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा,
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस 3 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना है, हाफ द कॉफिशेंट ऑफ, देखो स्पेलिंग देख लेना, भावनाओं पे जाना, शब्दों में मत जाना। कॉफिशेंट ऑफ, हाफ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स एंड स्क्वायर इट। ठीक है, एक्स के जो कॉफिशेंट है उसको आधा कर दो। एक्स का कॉफिशेंट क्या है यहाँ पर 5/3, 5/3 का आधा, 4 का आधा क्या होता है, 4 का आधा करने का मतलब है आधे की मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें भी आधे की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5/6। इसका स्क्वायर क्या होगा 25/36। इस नंबर को इस इक्वेशन में ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। एंड यहाँ लिख दो एंड एड इट एंड सब्ट्रैक्ट इट, सब्ट्रैक्ट इट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 25/36 माइनस 25/36, ओके, प्लस 2/3 इज इक्वल टू ज़ीरो। इतनी चीज़ समझ में आई। अब इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक तो जगह इतनी कम पड़ जाती है। अब देखो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x। देखो इसको मैं क्या लिख दूँ, 5/6 का होल स्क्वायर लिख दूँ प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ये है ही एज इट इज़ लिख दो इसको। इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 1, सॉरी 2 × x, एक मिनट रुक जाओ, ओके। तो मैं करने क्या वाला था, देखो एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ लिखा, -5/3 में मैं लिख सकता हूँ 2 × x × 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 25/36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ आपको समझ में आई, मैंने क्या किया, मैंने इसको बना दिया है a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 5/3x को मैंने 2 × x ये लिख सकता हूँ, 2 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, अल्टीमेटली 5/3x ही आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यहाँ पर कंप्लीट हो गया कैसे, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन गया, माइनस इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा 12, ये आ जाएगा -1/36। इसको सॉल्व कर सकते हो, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसको हटाता हूँ इधर वाले पार्ट को। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ओके। सो अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जैसा कि नाम में ही छुपा है, हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। वो कैसे करना है कि एक्स के कॉफिशेंट को हाफ करके स्क्वायर करके ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद अपना प्रोसेस करना है। अब देखो यहाँ पर आया हमारा x माइनस 5/6 होल स्क्वायर माइनस 1/36 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ x माइनस 5/6 होल स्क्वायर माइनस 1/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हुआ x माइनस 5/6 प्लस 1/6 x माइनस 5/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ये ज़ीरो होगा व्हेन x, अब इसको सॉल्व कर लो, अगर चलो आप वहीं सॉल्व कर लेंगे, व्हेन x माइनस 5/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सारी टर्म्स उधर चली जाएंगी, तो ये बच जाएगा आपका 5/6 माइनस 1/6 इज 4/6 यानी 2/3। x की वैल्यू 2/3 आई। अब इसको ज़ीरो रख दो, व्हेन x माइनस 5/6
-1/6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 5/6 प्लस 1/6 यानी 6/6 यानी 1। तो x की वैल्यू 1। ठीक है, तो x की यहाँ पर दो वैल्यूज़ आई है, एक आई है 2/3, एक आई है 1। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करके भी हमारा वही आंसर आया था, और यहाँ पे भी हमारा यही आंसर आया था, 3/2 और 1। सेम क्वेश्चन है, नहीं अलग है, ये वाला नहीं था वो, ये वाला नहीं था वो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं था। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में बोला गया है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ करना है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज़ कीजिए। अगर आपसे बोला गया है कि फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर आपसे बोला गया है कि तीसरा मेथड हो रहा है अभी फॉर्मूला की हेल्प से, तो आपको फॉर्मूले की हेल्प से करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन कंप्लीटिंग द स्क्वायर का है, आपको खुद से करना है। ठीक है, ईजिली हो जाएगा, मैंने बता दिया है। बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला है, अगर हमारी इक्वेशन है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स होंगे, जो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होंगे। समझ में आई चीज़? ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है। ए बी सी की वैल्यू आपको इक्वेशन से मिलेंगी, सीधे फॉर्मूला में पुट करनी है, आपके वैल्यूज आ जाएंगी। आपको फैक्टर और फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। हालांकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका शायद हटा दिया गया है सिलेबस से, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं फार्मूला यूज़ करके एक क्वेश्चन करूंगा, मैं इसमें से कौन सा करता हूँ, पहला ही करता हूँ, चलो ठीक है, चलो थर्ड वाला करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन करता हूँ मैं बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2x² माइनस 2√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर, एक काम करते हैं क्योंकि जगह फिर ना कम पड़ जाती है, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है 2x² माइनस 2√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पर a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू क्या आएगी -2√2, c की वैल्यू क्या आएगी 1। ओके, ए और बी और सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वैल्यूज रख दो। b की वैल्यू क्या है 2√2, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बचा 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है 2√2, 2√2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, ओके, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू अगेन 2। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या बचा 2√2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 8 0 अपॉन 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ से 2√2 अपॉन 4। ओके, x की वैल्यू क्या आई 2√2 अपॉन 4, और हम कह सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू आई, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 2 ज़ा 4, ये बचा √2 अपॉन 2, और ये बचा आपका 1 अपॉन √2। तो बेसिकली यहाँ पर जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी वो 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2 ही होगी, दूसरी भी क्या होगी 1 अपॉन √2 ही होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमारा आगे हम पढ़ेंगे व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हमारा 0 हो जाता है ना, तो हमारे जो रूट्स आते हैं, जो हमारे सॉल्यूशन आते हैं, वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब हमेशा दो वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज़ आने का मतलब है कि एक्स की दो वैल्यू होना,
तो यहाँ पे तो एक आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वैल्यू दो ही रहेंगी, लेकिन दोनों क्या रहेंगी, 1/√2 ही रहेंगी। समझ में आया? आपको दिख एक रही है लेकिन ये दो वैल्यूज है। ओके, तो दो वैल्यूज आएंगी हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की, लेकिन जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो हमेशा इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, हमेशा क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे, और इक्वल एंड रियल। ओके, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे नेचर ऑफ रूट्स में। ओके, तो इस तरीके से आपको ए बी सी की वैल्यू निकाल के सीधा फॉर्मूले में रख के आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर पार्क है टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाता हूँ, ये मैंने पार्क बनाया है, ठीक है, इसकी लेंथ हो गई ये एल, ब्रेड्थ हो गई ये बी। अब बोला गया है कि जो लेंथ है डिजाइन हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। अगर लेंथ को मैं x मान लूँ तो ब्रेड्थ क्या है, इससे 3 मीटर कम है, तो ये x-3 हो गई। ओके, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा होगा, किससे, द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। किससे 4 स्क्वायर मीटर ज़्यादा होगा, एक एरिया ऑफ पार्क जो पहले ही बन चुका है इन द शेप ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल इस तरीके का होगा जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल हो। ठीक है, सॉरी, आइसोसेलिस ट्राइंगल वो होगा जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो एक आइसोसेलिस ट्राइंगल शेप में कोई क्या है, पार्क है। ओके, तो इसमें बोला गया है इसके एरिया से ज़्यादा है, किसका एरिया, इस स्क्वायर का एरिया, 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, यानी जितनी इसकी ब्रेड्थ है, जितनी इस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ है उतनी क्या है, इसका बेस है। तो इसका बेस क्या हुआ, बेसिकली x-3 हुआ। इसके बाद बोला गया है, और क्या बोला गया है कि जो एल्टीट्यूड है वो 12 मीटर है, तो इसका एल्टीट्यूड 12 मीटर है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, x इंटू x-3 लेंथ इंटू ब्रेड, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 2 6 12, यानी 6 इंटू x-3। तो हमसे बोला गया है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है वो 4 मीटर ज़्यादा है, यानी x इंटू x-3 क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, 6 इंटू x-3 से। यानी अगर मैं इसे भी 4 मीटर ज़्यादा कर दूँ तो इक्वालिटी आ गई अब। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। x² - 3x इज इक्वल टू 6x - 18 + 4, तो ये हो जाएगा x², 3x ये हो जाएगा -9x, और ये हो जाएगा +14। सो अगेन अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको आपने दो मेथड सीखे हैं, तीन मेथड सीखे हैं एक्चुअली। एक तो फैक्टराइजेशन, एक स्क्वायरिंग द मैथ, कंप्लीट द स्क्वायरिंग, और एक फार्मूला जो हमने यूज़ किया था। तो आप इसको किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 7 और 2, क्योंकि 7 और 2 को ऐड करने पर 9 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 14 आएगा। -7 + 2x + 14 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x² - 7x - 2x + 14 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन, x - 7 - 2 कॉमन, x - 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 7 पूरे से कॉमन, x - 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 7 आई है और 2 आई है। अब ठीक कौन सी होगी, देखो अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूंगा तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 2 - 3 -1, लेकिन ब्रेड्थ तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू हम नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि इफ़ x इज इक्वल टू 2, अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ, अब मेरे पास अगेन जगह कम पड़ गई, तो मैं इसको, अरे यार, तो x की वैल्यू चलो छोड़ो, x की वैल्यू 7 आई थी और x की वैल्यू 2 आई थी, लेंथ हमने x मानी थी, ब्रेड्थ हमने क्या मानी थी, x - 3। तो मैं लिख दूंगा इफ x इज इक्वल टू 2 देन ब्रेड्थ इज इक्वल टू वॉट, 2 - 3 -1। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ब्रेड्थ किसी भी उसकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इफ x इज इक्वल टू 7 देन
ब्रेड्थ इज इक्वल टू वॉट 7 - 3 यानी 4। ठीक है, ठीक है। तो लेंथ आई है 7 मीटर, ब्रेड्थ आई है वॉट 4 मीटर, यही तो चाहिए थी हमें। हाँ ओके, तो लेंथ आई है 7 मीटर, ब्रेड्थ आई है 4 मीटर, कैसे आई है हमने अभी देखा। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। रिलेटिव का मतलब होता है, रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है, मतलब रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, जैसे हमारे रिलेटिव हमारा कंपैरिजन करते रहते हैं इसका उससे, तो ऐसे ही रिलेटिव का क्या होता है, कंपैरिजन। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब है दो स्पीड्स का कंपैरिजन। दो स्पीड्स कैसे, जैसे दो कार हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आए, एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। ठीक है, अगर दो कार हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएं, एक दोनों कार अगर एक ही डायरेक्शन में जाए, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो इनकी स्पीड्स का कंपैरिजन। ठीक है, अब कार, ट्रेन, इंसान, ठीक है, जो चीज़ें ज़मीन पर चलती हैं उनके केस में क्या चीज़ होती है, अगर हमारे जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, कार की डायरेक्शन अपोजिट है, एक कार S1 स्पीड से चल रही है, दूसरी कार S2 स्पीड से चल रही है, और दोनों कारों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो टोटल स्पीड क्या होती है, ये आपको ध्यान से सुनना है। टोटल स्पीड क्या होती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है, और अगर हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो टोटल स्पीड है या जो रिलेटिव स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है S1 - S2। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। S1 - S2 मीन्स S2 की भी ज़्यादा हो सकती है, तो जो चीज़ बड़ी है, जो नंबर बड़ा है, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, डिफरेंस है बेसिकली ये, समझ में आया। जब हम सड़कों पे चलते हैं तो जो हमारी साइड होती है, ऐसे इसको याद रखो, जो हमारी साइड होती है उसमें क्या चलती है, गाड़ियां एक तरफ चलती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, आगे पीछे से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जब टक्कर होगी गाड़ियों की तो बहुत तेज होगी। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ियों की टक्कर होगी तो बहुत तेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी दोनों की। लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में गाड़ियां चल रही हैं, जैसे यहाँ पे चल रही हैं, इस रोड पे ऐसे ये चल रही है, ऐसे ये चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, अगर इस गाड़ी ने पीछे से इसमें टक्कर मार भी दी तो उतनी ज़बरदस्त टक्कर नहीं होगी जितनी इस केस में होगी। तो आप इसको ऐसे याद रखो, इसलिए हम रोड पे क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलते, अपने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। ठीक है, अगर ये रोड है तो इस तरफ वो होंगे जो इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इस तरफ वो होंगे सभी जो इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जो ऐसे आ रहा होगा, अगर कोई ऐसा आ रहा होगा तो वो रॉन्ग साइड हो जाएगी और जो टक्कर होगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में स्पीड कम हो जाती है। तो ये था ट्रेन, कार, या मतलब ज़मीन पे जो चीज़ें चलती है उसके लिए। बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के केस में, यानी पानी की बात करते हैं। पानी में नाव चलती है, ठीक है, अब जो नाव है वो दो उससे चल सकती है, बोट दो केस में चल सकती है। एक तो ऐसा जब पानी क्या हो, पानी क्या हो, रुका हुआ हो, शांत पानी में। ठीक है, पानी क्या हो, रुका हुआ हो। और रुका हुआ पानी अब कैसे बनाऊं यहाँ पे, सुन लो यार, रुके हुए पानी में। दूसरा केस ये हो सकता है बोट जो है वो बहते हुए पानी में चले। अब पानी बह कैसे सकता है, या तो पानी क्या नाव की डायरेक्शन में बहेगा, अगर नाव ऐसे चल रही है तो पानी भी ऐसे बहेगा, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है नाव ऐसे चल रही है और पानी ऐसे बहता हो। ठीक है, अब जब नाव की डायरेक्शन में पानी बह रहा है तो उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में पानी बह रहा है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, जब डाउन स्ट्रीम की बात होती है और अगर नाव की स्पीड S1 है, पानी की स्पीड S2 है, और जब डाउन स्ट्रीम की बात होती है तो हमारी स्पीड ऐड हो जाती है, जस्ट रिवर्स ऑफ दिस। और जब अप स्ट्रीम की बात होती है तो हमारी स्पीड माइनस हो जाती है, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है और डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। जैसे जो हमारी वो होती हैं सीढ़ियाँ नहीं होती वो, ठीक है, सीढ़ियों पे जब सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है, और हम भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ भी चल रही हैं और हम भी चल रहे हैं, तो कम टाइम लगेगा ऊपर पहुँचने में। लेकिन अगर सीढ़ियाँ तो ऊपर की तरफ चल रही हो और हम नीचे की तरफ आ रहे हो, और सीढ़ियाँ भी चल रहे हैं और हम भी आ रहे हैं, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, कब, कहाँ पहुँचने में, नीचे पहुँचने में, क्योंकि सीढ़ियाँ तो ऊपर जा रही है और हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी हमारी स्पीड कम हो गई ना, क्योंकि सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। और तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आप ऐसा याद रखिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है,
प्लस हो जाती है और अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाती है। इसके केस में जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो स्पीड क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है, जैसा मैंने यहाँ पर बताया, अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, जस्ट रिवर्स है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, मोटर बोट है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ मोटर बोट क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, ठीक है, जो शांत वाटर है उसमें। लेकिन उसके बाद क्या दिया हुआ है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। इसका कहने का मतलब ये है, जब अप स्ट्रीम में वो जाता है और जब डाउन स्ट्रीम में वो आता है उसी जगह पे, देखो पानी यहाँ पर बह रहा है, यहाँ नाव चल रही है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है पानी का बहाव तो डाउन स्ट्रीम होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में पानी का बहाव तो अप स्ट्रीम होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अप स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जब वो नाव चला रहा है तो उसे 1 घंटा क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम में नाव चलाने से, उसी स्थान पर वापस आने के लिए, उसी स्पॉट पर वापस आने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इन केस ऑफ, एक मिनट इसको मैं सबको हटाता हूँ। देखो अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, डाउन स्ट्रीम के केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, मैंने बताया था कि डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड ऐड हो जाती है। तो नाव की स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर प्लस, और पानी की स्पीड हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है स्ट्रीम की स्पीड, तो हमें हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज व्हाट, एक्स। ठीक है, तो एक्स है स्ट्रीम की स्पीड, और ठीक है सॉरी, एक्स है, एक्स है किसकी, स्ट्रीम की स्पीड, और 18 किसकी है, बोट की है। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड प्लस हो जाती है, तो 18 प्लस एक्स हो गई रिलेटिव स्पीड, और अप स्ट्रीम में क्या होगी स्पीड, अप स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 18 माइनस एक्स होगी। मैंने बताया था अप स्ट्रीम में माइनस होती है स्पीड, क्यों होती है ये भी मैंने बताया है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है ये भी मैंने बताया है। ठीक है, अब क्या है, कहा यह जा रहा है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जब हम नाव चला रहे हैं तो अप स्ट्रीम में जो है 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है जिस स्पॉट से हम चले थे उस स्पॉट में हमें वापस पहुंचने में। तो मैं इसका टाइम निकालूं, ठीक है, डिस्टेंस हमें पता है क्या क्वेश्चन में, टू गो 20, हाँ डिस्टेंस हमें 24 किलोमीटर दी है, फोर डिस्टेंस कितनी दी है, 24 किलोमीटर, और यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस कितनी दी है, 24 किलोमीटर। समझ में आया, देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, यहाँ दूसरा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल नाव की डायरेक्शन इस तरफ है, पानी की डायरेक्शन इस तरफ है, ये किसकी डायरेक्शन है, वाटर की, ये किसकी डायरेक्शन है, बोट की। जब बोट वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, अप स्ट्रीम बोलेंगे। अप स्ट्रीम के केस में उसने यहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर गया, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। ठीक है, फिर वो वापस आया इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो जब वो इस तरफ जाएगा, वाटर की डायरेक्शन जब इस तरफ है तो कौन सा केस हुआ, अप स्ट्रीम। लेकिन जब वो वापस आएगा इधर से, उस केस में वाटर की डायरेक्शन इस तरफ है तो कौन सी स्ट्रीम हुई, डाउन स्ट्रीम। तो ये बोल रहा है कि जब अप स्ट्रीम में वो डिस्टेंस कवर की और फिर डाउन स्ट्रीम में वापस वो डिस्टेंस कवर की तो उसे अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लगा। ठीक है, तो उसने पूछा है कि स्पीड बताओ इस पानी की, इस पानी की स्पीड बताओ। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, आई होप आ गया होगा। तो मैं कहता हूं कि डाउन स्ट्रीम के केस में टाइम कितना लगा, डाउन स्ट्रीम के केस में, एक मिनट रुकेंगे यार, एक तो जगह ना, हाँ ठीक है, तो इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के केस में टाइम कितना लगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर। स्पीड कितनी है इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम 18 प्लस एक्स। इन केस ऑफ अप स्ट्रीम सिमिलरली, अब देखो इन केस ऑफ अप स्ट्रीम उसने बोला 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो अगर इसमें टी घंटे लग रहे हैं तो इसमें t+1 लगेंगे, ठीक है। डिस्टेंस 24 है और स्पीड कितनी है 18 माइनस एक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टी की वैल्यू उठा के यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो मैं इतना पार्ट पहले हटा देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो अब तक मैंने इतनी कहानी बताई है। सीधा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पिछले उसमें, तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं देखा पहले वो कॉन्सेप्ट समझिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, उसके बाद ये सिंपल सी चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, इस टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो जब आप टी की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो वैल्यूज़ आएगी आपकी 24/18 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 24/18 माइनस एक्स। इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से x की वैल्यू निकालो, और जो भी x की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगी, ठीक है। ओके, ये आपको खुद से करना है। फाइन, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 93/8 आवर्स, ठीक है। वाटर टैप्स हैं 2 जो किसी टैंक को इतनी देर में भर सकते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो मैं कहता हूं कि टाइम टेकन बाय स्मॉलर वन टू फिल द टैंक, बोल देता हूं मैं x आवर्स लगे। नाउ टाइम टेकन बाय लार्जर वन टू फिल द टैंक 10 माइनस एक्स आवर्स लगे। अब अगर x घंटे में एक टंकी भर रही है, x घंटे में एक टैंक भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, एक टैंक को भरने में x घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा, तो टाइम इन 1 आवर कितना टैंक भर जाएगा, बताओ बताओ। 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1/x, ओके, बाई स्मॉलर वन। जो छोटी वाली जो टैप है वो 1 घंटे में कितना टैंक भर देगी, 1/x। सो बाई लार्जर वन कितना टाइम लेगा 1 घंटे में, इन 1 आवर 1/10 माइनस एक्स लेगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक दिन में, ठीक है, या x घंटे में अगर एक टंकी भर रही है तो 1 घंटे में कितनी भरेगी, 1/x। ऐसे ही अगर 10 माइनस एक्स आवर्स में दूसरी भर रही है तो 1 घंटे में वो कितनी भरेगा, 1/10 माइनस एक्स भरेगा, ओके। और इसमें बोला गया है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक 93/8 आवर्स। तो इन 1 आवर कितना भरा जाएगा, 93/8 मीन्स 8970, या इट मीन्स 75/8 आवर्स, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना होगा, 8/75 आवर्स। तो आपको क्या करना है, 1/x प्लस 1/10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/75 आवर्स। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितना टैंक भरा, 1 घंटे में कितना टैंक भरा। तो आप इस 1 घंटे में छोटी वाली 1/x भरेगी, बड़ी वाली 1/10 माइनस एक्स भरेगी, और भरा कितना 8/75। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, और अगर आपकी x की वैल्यू निकल गई तो आपके पास वो टाइम आ जाएगा जो पूरा टैंक भरने में लगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ओके। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स से मतलब है कि देखो जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस फॉर्मूले में सारा जो खेल है वो इस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का है। क्यों है, अगर हम इस पार्ट को ध्यान से देखें, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए,
अगर ये वैल्यू 0 हो जाए और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो ये तीन चीजें हमारा डिसाइड करती है कि रूट कैसा होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, मीन्स ये पार्ट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होते ही रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं या अनरियल हो जाते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स का। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये अगर आपसे किसी क्वेश्चन में बोला जाए डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, तो आप बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। और ये वही चीज जो मैंने बताई थी, अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। इक्वल कब होंगे, जब इक्वल टू 0 हो जाए। और ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू यहां से क्या होगी 2, बी की वैल्यू क्या होगी -4, सी की वैल्यू क्या होगी 3। यहां से निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 24, ये आया -8। अब यहां से हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाए, तो हम कह सकते हैं जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर अनरियल। ओके ओके फाइन। सो लास्ट वाला जो था, नो रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आते ही नो रियल रूट्स। तो मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। ये नेचर ऑफ रूट्स मैंने बताया। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो रियल होगा, अगर वो 0 आ रहा है तो इक्वल एंड रियल होगा। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है तो डिस्टिंक्ट एंड रियल होगा, इक्वल आ रहा है तो इक्वल एंड रियल होगा, और अगर लेस देन आ रहा है तो नो रियल रूट्स। ओके, सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन भी चलो कर लेते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 3 है, बी की वैल्यू क्या है, -2 है, सी की वैल्यू 1/3 है। मैंने वैल्यू निकाली कैसे, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, b -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी 4 - 4 क्या आया, 0। 0 आते ही क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे हमारे, इक्वल एंड रियल। ओके ओके ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। और ये जो क्वेश्चन है मैं इसको एक बार और बताता हूँ, शायद बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मुझे ऐसा फील हुआ, तो मैं इसको दोबारा बताता हूँ। तो एक बार इसको दोबारा देख लेंगे इसको। मैं ये कह रहा था कि अगर छोटी वाली टंकी, इसमें बोला गया है कि एक 2 वाटर टैप है, ठीक है, एक छोटी है एक बड़ी है, वो दोनों इसको 9/3/8 आवर्स में भर सकती हैं। अब जो बड़ी वाली है, जो बड़ी वाली है वो क्या ले रही है, 10 घंटे ज़्यादा कम लेती है छोटी वाली से। तो मैं मान रहा हूँ कि लेट द स्मॉलर वन टेक x आवर्स लेती है इस टंकी को भरने के लिए, और जो लार्जर वन है वो कितने लेगी, 10 घंटे कम, यानी 10 - x आवर्स। ठीक है, अब जो एक टंकी है छोटी वाली, वो क्या कर रही है, टैंक को x घंटे में भर रही है, तो 1 घंटे में वो कितना भरेगी, 1 आवर्स में वो कितना भरेगी, 1/x। और बड़ी वाली 1 आवर्स में कितना भरेगी, 1/10 - x। ठीक है, और 1 घंटे में ये टंकी कितना भरेगी, देखो टोटल कितनी देर में भर रही है, ये हो जाएगा 8972 + 3 75/8 आवर्स में, टोटल 75/8 आवर्स में भर रही है। तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 1 आवर्स में ये कितना भरेगी, 1/75/8, या आप कह दो 8/75। ठीक है, तो यानी 1 घंटे में ये दोनों मिलके 1/x + 1/10 - x कितना भर देंगी, 8/75 भर देंगी। ठीक है, यहाँ इसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, चलो।
तो 1/x प्लस 1/10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/75 आया था। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस x/x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। छोटी सी चीज़ की है, नीचे एलसीएम लिया है, x से x कैंसिल, तो बन जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू 750, और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x आएगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ठीक करके, तो इक्वेशन आपकी ये बनेगी, ठीक है। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा तो कि आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करें, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वन शॉट आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे खत्म होती है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।